हेलो एंड वेलकम एपिसोड ऑफ अर्निंग स्टोरीज विथ वर्षा। तो आज मैं अमरावती आई थी और इसके पहले मैंने 2 या 3 बार डॉक्टर अनुराधा टोटे इनका मोटिवेशनल स्पीच सुना था और बहुत अच्छा लगा था मुझे। तो मुझे लगा कि क्यों नहीं आज अपन इनसे एक मुलाकात करें। तो अभी अपन देख रहे हैं कि बहुत ही कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड हो गया अभी, और उस वजह से कई लोगों को डिप्रेशन होता है, हर जगह कंपटीशन फेस करना पड़ता है, कई बार लाइफ में भी प्रॉब्लम्स काफी सारे आ जाते हैं उनको। तो ऐसे समय हमको जरूरत रहती है कि कोई एक पर्सन रहे जो बोलता रहे कि नहीं सब ठीक है, तुम अच्छा कर सकते हो। और वैसी ही एक पर्सनालिटी लगी मुझे मिसेस टोटे, जो खुद एक ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट भी हैं। और लास्ट टाइम हमने एक जो इंटरव्यू किया था डॉक्टर सुनीता लड्डा के साथ, तो उन्होंने एक गायनेकोलॉजिस्ट का अपना करियर खत्म किया और फिर वो स्विच हुई दूसरे करियर पे। मगर ये है कि डॉक्टर भी हैं और साथ साथ मोटिवेशनल वर्क भी कर रही हैं। तो कैसे मैनेज करती हैं, कैसे शुरुआत हुई इसकी, और कैसे धीरे धीरे इन्होंने इसमें इतना आगे प्रोग्रेस किया, तो इन्हीं के मुंह से आज जानते हैं। सबसे पहले प्रणाम सभी दर्शकों को, और आई मस्ट रियली थैंक यू वर्षा मैम। इतना अच्छा इनिशिएटिव इन्होंने लिया है, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, बिकॉज उनकी जो सोच है कि भाई जो महिलाएं घर पे है वो कर सकती है, सब में टैलेंट होता है और कुछ कर सकती है तो वो जरूर करे। और इस सिलसिले में उन्होंने इतने सारे एपिसोड्स लिए हैं, इतने सारी मुलाकातें लोगों के साथ, so that people benefit। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और कंग्रेचुलेशंस मैम। और मेरी जर्नी के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, तो इट स्टार्टेड वेरी अर्ली। इतना मतलब जैसे केजी से फर्स्ट स्टैंडर्ड से एजुकेशन कॉम्पिटिशन्स है, स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन्स है, ऐसे सब में मैं पार्टिसिपेट करती रही हूँ। एंड फॉर्चुनेटली आई वाज लाइक वन ऑफ द बेस्ट। तो वो एक हुआ। फिर बाद में जैसे आई बिकेम अ डॉक्टर, आई बिकेम एन ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। मैंने MBBS किया, DO किया, DNB किया ऑफ्थेल्मोलॉजी में। फिर बाद में ऐसा हुआ, दैट वाज वेरी एक्सीडेंटल मैम। एक्चुअली क्या हुआ कि एक पेशेंट है, सुरेश जैन उनका नाम है। तो ही केम ओवर एंड उन्होंने मेरा स्पीच सुना था कहीं। तो ही सेड यू आर वेरी गुड एट इट, सो व्हाई डोंट यू टेक इट अप एज अ करियर। तो क्यों हम मतलब करियर क्यों नहीं बनाए इसको। तो मैंने बोला कि ऑलरेडी मैं ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन ट्राई करते हैं, लेट अस सी। तो JCI करके एक फाउंडेशन है, जूनियर चेंबर इंटरनेशनल, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। और फिर उसमें ना लैडर है मैम, मतलब जैसे फर्स्ट स्टेप इज लैप, दैट इज लीडरशिप एंड पार्लियामेंट। उसके बाद में है स्पीच क्राफ्ट, उसके बाद में जोन ट्रेनिंग, फिर नेशनल, फिर इंटरनेशनल। तो ये सब एग्जाम्स देना होता है, लाइक यू हैव टू गो टू दैट प्लेस, वहां जाके आपको सीखना होता है। 4-4 दिन के वर्कशॉप्स होते हैं, सीखना होता है और फिर आप आगे बढ़ते जाते हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और फिर मैं करते गई। एंड फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि मुझे JCs में, मतलब JCI जो जूनियर चेंबर इंटरनेशनल है, बहुत सारे चैप्टर्स है, इट इज इन 120 कंट्रीज, 120 कंट्रीज में है। तो मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलती गई। और नॉट ओनली इन JCs, फिर ऐसा हुआ कि भाई डॉक्टर्स की एसोसिएशन IMA बुलाने लगी, IDA बुलाने लगी, कंपनीज बुलाने लगी। तो दैट इज हाउ माय करियर स्टार्टेड ग्रोइंग। तो जैसे 2010 से मैंने ये शुरू किया और अभी 2025 इट इज लाइक ऑलमोस्ट 14-15 years एंड आई एम जस्ट लविंग इट। तो बहुत अच्छा उसमें एक करियर, एक सेकेंड करियर आप बोल सकते हो। तो वैसे मैंने शुरू किया और नॉट ओनली नेशनली बट ऑल्सो इंटरनेशनली आई गॉट मेनी चांसेस, बहुत चांसेस मुझे मिले। तो आई एम ब्लेस्ड, आई शुड से। तो ये तो आपकी जर्नी रही, पर जो दर्शक हमारे सुन रहे हैं और जो चाहते हैं जी कि हम भी इस फील्ड में आगे बढ़े, जी, तो सबसे पहले तो जैसे आपने अपनी जर्नी बताई, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि खुद में क्या ऐसी क्वालिटीज लोगों ने देखना चाहिए, या आप सोचती हैं कि ये क्वालिटीज हैं उनमें तो उन लोग इस फील्ड में एक सक्सेसफुल कैरियर बना सकेंगे? जी। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक स्पीकिंग जिनको जमता है, कैसा रहता है कि मुझे कोई चीज अच्छी लगती है, उसके भरोसे में मैं करियर नहीं कर सकती। मुझे कोई चीज अच्छी लगती है और मुझे वो जमती भी है। एग्जैक्टली, आई शुड बी एबल टू डिलीवर इन अ वेरी गुड वे। यस।
तो बोथ शुड बी देयर। तो अगर पब्लिक स्पीकिंग किसी को बहुत अच्छे से जमता है तो उन्होंने ये करियर चूज करना चाहिए। और उसके साथ में आई फील कि बहुत अच्छे से यू हैव टू बी वेल इक्विप्ड, है ना। मतलब मैंने उसके बाद में एमए साइकोलॉजी किया टू अंडरस्टैंड पीपल, लोगों को समझना चाहिए, समझना है मुझे, एंड देन आई शुड डिलीवर, है ना। Yes. उस हिसाब से मैं उनको बताऊं कि उनकी जरूरतें क्या है वो मैं सोचूं और उस हिसाब से मैं डिलीवर करूं तो बहुत फायदा होता है। तो मैंने एमए साइकोलॉजी किया, फिर एमबीए किया मैंने एचआर में। तो ये सारी चीजें ना उससे मुझे बहुत फायदा हुआ। और दूसरा ये है कि जैसे मैंने ये लैडर किया, वैसे मोटिवेशनल कोर्सेज भी होते हैं, अच्छा। वर्कशॉप होते हैं 3 दिन के 4 दिन के, जैसे डेल कार्नेगी का है, टोस्ट मास्टर है। तो ये अलग अलग वर्कशॉप्स है। तो यू हैव टू पे अ सर्टेन अमाउंट, कुछ अपने को फीस भरनी पड़ती है उनकी, और फिर यू गेट एनरोल्ड और आप सीख सकते हो ऐसे। तो वही मेरा अगला प्रश्न था कि मोटिवेशनल स्पीकर ऐसा एक अट्रैक्टिव चीज लगती है, पर वो सीखने की जर्नी कैसी है, कितना अपन एक्सपेक्ट करें कि अपने को एक एक्सपेंडिचर उसमें रहेगा? जी, तो वो अलग अलग है एक्चुअली। अब जैसे आप डेल कार्नेगी के क्लासेस में जाओ तो इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव, एक ब्रांड है, राइट। तो फ्रॉम 30,000 to 70,000 वगैरह भी फीस रहती है, और अलग अलग आपको करते रहना चाहिए बिकॉज हर स्टाइल अलग है। जैसे मैंने डिग्रीज ले ली पहले, है ना, तो मुझे लगा कि हाँ मैं डिग्री ले लेती हूँ तो मैं सच्ची में बहुत अच्छे से लोगों तक पहुंच सकती हूँ और उनका फायदा होना चाहिए। माय मेन एम वाज कि लोगों का फायदा, बेनिफिट। यस, डेफिनेटली। तो इसलिए मैंने पहले डिग्रीज किए और उसके साथ साथ मैंने ये जेसीआई का लैडर किया। तो ये मेरा फॉर्मल ट्रेनिंग हुआ, क्योंकि लोग ऐसे ही मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं काफी बार, बट दैट इज नॉट वेरी इफेक्टिव। इम्पैक्ट होना चाहिए, है ना। तो उसके लिए डिग्रीज, प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर आप वो पाथ से जाओ तो फिर बहुत जरूर फायदा होगा इनको। तो ऐसे ही है, मतलब जैसे आप लैब के लिए गए तो आई वॉज ऑलरेडी अ जेसीआई मेंबर, जेसीआई से मुझे बहुत फायदा हुआ है। तो एक्चुअली मैं मेंबर थी, तो फिर कैसा है कि फीस बहुत ही नॉमिनल रहती थी, 3,000, समटाइम्स 5, समटाइम्स 20, जैसे आप ऊपर जाते हो। देन इंटरनेशनली आपको जाना है तो यू हैव टू स्पेंड फ्रॉम योर पॉकेट, है ना। आपको एयर फेयर आपका देना है, वहां रहने का है, फिर वो कोर्स का है। तो ऐसे वो बढ़ते जाएगा जितना ऊपर। एक बार आप शुरुआत अगर कर लें जी तो कैसा रिस्पॉन्स है ये देख के धीरे धीरे अपन आगे जरूर बढ़ सकते हैं। हाँ। और एक बार अपन ने मतलब बेसिक समझो कोर्स कर लिया है और फिर अपन चाह रहे हैं कि अब ये स्टार्ट करे करियर, तो लोगों तक पहुंच कैसे अपने बनती है? मतलब आपके समय तो सोशल मीडिया उतना था नहीं शायद, तो कैसे अपनी पहुंच बनाई लोगों तक कि भाई मैं अभी आई हूँ इस फील्ड में, मुझे बुलाइए, मैं आपको बेनिफिट दे सकूंगी? तो इसके लिए कैसी जर्नी रहती है? तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि जेसीआई इटसेल्फ इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। जूनियर चेंबर इंटरनेशनल में काफी प्रोग्राम्स होते रहते हैं, तो मुझे ऐसा मौका ऐसा मिलते गया अपने ठीक है अपने आप इन जेसीआई। और फिर ये वर्ड ऑफ माउथ से स्प्रेड हुआ, मतलब मैंने कोई मार्केटिंग नहीं उसको की। शायद अपने आप नहीं बोलना है, अपने 2 लेक्चर्स दिए, लोगों को पसंद आए, इसलिए उन्होंने अपने को रिकमेंड किया। ट्रू यस जी, ऐसा ही हुआ। मतलब जैसे आप जाते हो कहीं, लोग आपका सुनते हैं, उसके बाद में वही बुलाते हैं आपको, है ना, उनकी कंपनीज में, उनके ऑर्गेनाइजेशंस में। दिस इज हाउ इट स्टार्टेड फॉर मी। मतलब वर्ड ऑफ माउथ से ही हुआ, मैंने कोई मार्केटिंग नहीं की अभी तक, बट आई प्लान टू डू इट। तो किस किस तरह की ऑडियंस को केटर कर रहे हैं आप? क्योंकि आज अपन देखें अगर तो एक 5 साल का बच्चा भी कई बार स्ट्रेस में है, और 80+ भी अपन हो गए तो स्ट्रेस में ही हैं जी। तो किस किस तरह की ऑडियंस को केटर करते हैं और कहाँ कहाँ से कॉल्स आते हैं? मतलब किस तरह के लोग रहते हैं? जो स्कूल्स हैं समझो, कॉर्पोरेट्स हैं, ऐसे कहाँ से कॉल्स आते हैं आपको? जी, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जेसीआई एक प्लेटफॉर्म है, वहां से शुरुआत होने के बाद में मुझे सबसे पहले IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, डॉक्टर्स, एज आई एम अ डॉक्टर, शायद अपनी ओन एसोसिएशन, तो ओन एसोसिएशन से कॉल्स आने लगे। उसके बाद में बच्चों से लेके, मतलब आई एम केटरिंग टू स्मॉल चिल्ड्रन, लाइक ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। मतलब बच्चों का लेती हूँ मैं, एडल्ट्स का लेती हूँ मैं, एडोलेसेंट एज ग्रुप का लेती हूँ मैं, कंपनीज में लेती हूँ मैं, इवन द सेकेंड इनिंग्स, है ना, जो एकदम 60 अबव है, उनके भी लेती हूँ मैं सेशंस। तो एक बार तुम्हारा ये शुरुआत होती है ना,
बट मुझे ये लगता है कि यू हैव टू गिव 101%। मतलब ऐसा नहीं एकदम लाइटली ले लिया, हाँ ये तो क्या हमको बोलना आता ही है और हमने बोल दिया, ऐसा नहीं। पढ़ाई करनी है। मतलब यू वोंट बिलीव मी मैडम, हमको मतलब हमने मेडिकल किया है तो हमको पता है कि हम कितना पढ़ते थे, और पढ़ते थे तब ऐसे बिल्कुल यू हैड टू मार्क इट एंड ऑल। तो मैं अभी कोई भी किताब भी पढ़ती हूँ, जैसे नाउ आई एम रीडिंग थिंक लेस डू मोर, तो पीटर होलेंस की किताब है। तो अभी भी आप देखेंगे मुझे, तो आई सिट विद अ पेन, कलर्ड पेन, और वो मार्क करती हूँ मैं कि भाई हाँ ये मुझे बोलना है या ये मुझे याद रखना है। और अगर मैंने लिख के भी नहीं रखा तो वो मुझे स्ट्राइक होता है जब मैं वो मतलब जैसे पेरेंटिंग का ले रही हूँ, कभी रिलेशनशिप का ले रही हूँ, कभी प्रोफेशनलिज्म ले रही हूँ, रिकलेक्ट तो हाँ रिकलेक्ट होता है, स्ट्राइक होता है। तो इट इज नॉट प्रिपरेशन ऑफ वन डे और प्रिपरेशन ऑफ 1 month, नहीं, इट इज प्रिपरेशन थ्रू आउट, ऑनगोइंग प्रोसेस है। यू हैव टू कीप ऑन रीडिंग, वो पढ़ते रहना है और बहुत सीरियसली उसको लेना चाहिए, तो फिर वो इफेक्ट आता है। और जैसे अपन अभी देख रहे हैं कि जो न्यूअर जनरेशन है जी, तो उनको कोई चीज बोलना मतलब थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। उनको हमेशा लगता है कि ये प्रीच कर रहे हैं या क्यों ये हमको सिखा रहे हैं। तो उस ऑडियंस के लिए कुछ स्पेशल प्रिपरेशन रहता है आपका? हाँ, एक्चुअली क्या है मैम, मेरे सेशंस जो रहते हैं वो इंटरैक्टिव है। मतलब इट इज मोर ऑफ शेयरिंग रादर देन प्रीचिंग। हम अगर बोलते गए या सिर्फ भाषण दिया, आजकल बच्चे नहीं सुनते। हाँ, तो शेयरिंग जब हम करते हैं ना, इंटरैक्टिव रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, व्हेन यू गिव इम्पोर्टेंस टू द ऑडियंस, तो फिर बच्चों को अच्छा लगता है, बच्चों को इवन बड़ों को भी, तो उनको अच्छा लगता है कि अपना भी ओपिनियन पूछा है, और फिर वो शेयरिंग होता है एंड देन यू कम टू कंक्लूजन कि भाई हाँ ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये अगर हम करें तो हमें ये बदलाव आता है। उनसे ही शायद सीखते हैं। यस, वेरी मच वेरी मच। और जैसे अब लार्ज ऑडियंस है आपकी, हाँ जी, सो हाउ डू यू कम टू नो कि मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ उनसे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि बड़ी ऑडियंस है, कोई दे रहा है, कोई सुन रहा, कोई नहीं। तो सारी ऑडियंस को बांध के रखना, तो इसके लिए क्या स्पेशल टिप्स रहेंगे? यस, तो सबसे पहले मतलब बहुत बेसिक टिप्स अगर मैं दूं, तो सबसे पहले गिव अ स्माइल। See, it is so contagious. I'm smiling at you, you have to smile back at me. Yes. Right? तो स्माइल से शुरुआत कीजिए एंड देन यू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस, है ना। मतलब आते से ही तुम कुछ ऐसा बोलो कि सब लोग बस आपको सुने। तो यहाँ से शुरुआत कीजिए। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि एक फ्लाइट की जर्नी है, ऐसा मतलब समझ के वेरी इंपॉर्टेंट। तो टेक ऑफ जो होता है ना, जो एक झटका बैठता है, वो झटका ऑडियंस को बैठना चाहिए। एंड देन वंस टेक ऑफ होता है तो द ऑडियंस इज योर्स नाउ, है ना। तो आपने अटेंशन ग्रैब कर लिया, अब उनको पकड़ में लेना है और छोड़ना नहीं है। तो फिर आपका कंटेंट बहुत रिच रहना चाहिए, बहुत आपकी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, और उसके बाद में जो स्मूथ क्रूजिंग है, वो कंटेंट आपका बहुत अच्छे से वो डिलीवर होना चाहिए। फिर एंड में मतलब अभी तो ऑडियंस आपकी है, राइट, और उसके बाद में एंड रिजल्ट जो आपको देना है, दैट इज अगेन लैंडिंग ऑफ द प्लेन। तो लैंडिंग में अगेन एक झटका बैठता है, तो वो झटका वापस ऑडियंस को देना है कि इट शुड बी थॉट प्रोवोकिंग, या फिर आपको कोई अपील करनी है कि हाँ भाई ये एक्शन आपको लेना है, तो वो आपको ने डिलीवर करना चाहिए। तो दैट बिकम्स वेरी इफेक्टिव। तो ये जो प्रोसेस है, तो इसमें कई बार स्टोरीज रहती होंगी, कोई एनेक्डोट्स रहते होंगे, तो ये आपके खुद के लाइफ से इंस्पायर्ड रहते हैं या अपन ने कहीं पढ़े हैं, या कई बार अपने को कुछ फिक्शन को रियलिटी उनको दिखा के कोई पॉइंट हिट करना है, तो किस तरह के पॉइंट्स रहते हैं? हाँ, तो आजकल क्या है मैम, यूट्यूब है, इंस्टा है, या बहुत मतलब यू हैव लॉट ऑफ कंटेंट, मतलब लॉट ऑफ नॉलेज मिल सकता है आपको कहीं से भी। लेकिन क्या होता है कि अगर मैं एग्जाम्पल दूं इंदिरा नोई जी का, या फिर अंबानीज का, या एनीवन लाइक शिवाजी महाराज, तो पीपल कैन नॉट कनेक्ट विद इट प्रॉपर्ली, रिलेट नहीं कर पाते। तो जनरली मैं क्या करती हूँ, खुद के लाइफ से मतलब खुद के एक्सपीरियंसेस, और दूसरा नेक्स्ट डोर नेबर हम बोल सकते हैं, है ना, जो बिल्कुल अपने जान क्लोज, माय फ्रेंड, सपोज कि भाई मेरी कोई फ्रेंड है, उसको ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, उसके बावजूद उसने कैसी डिग्री कंप्लीट की, उसने कैसा करियर आगे लेके गई वो, तो पीपल रिलेट टू इट,
yes. तो फिर उनको मतलब लगता है कि हाँ मैं भी कर खुद के जैसा ही कोई अगर है, जी जी, अगर बहुत बड़े इंसान के बारे में बात करें हाँ, तो नहीं शायद रिलेट कर पाते सही अपन बात। उनको। और अब जैसे बहुत जगह आप जा रही हैं, तो पर्सनली अगर अपन देखें तो विच इज योर फेवरेट ऑडियंस? किस तरह की ऑडियंस है जिसमें सच में मजा आता हो आपको? हाँ, एक्चुअली आई लव टू डिलीवर इन मासेस, तो मजा आता है मुझे। लेकिन अगर मुझे मिलती है ऐसी ऑडियंस जिनको सच्ची में कुछ करना है, मतलब वो इंटेंशन से आए हैं कि मैं सीख के जाऊंगी या जाऊंगा और मैं इम्प्लीमेंट करूंगा एंड देन आई विल ग्रो, ये वाली जो ऑडियंस है ना, आई जस्ट लव दैट ऑडियंस। या और कोई ऐसा इंसिडेंस हो या ऐसा कोई आपका टॉक हो जो एक हमेशा मन में अपने रह जाता है कि ये मैंने टॉक दिया था यहाँ और उसका इम्पैक्ट या उसका जो ऑडियंस था उनका जो फीडबैक था वो लाइफ में मैं कभी नहीं भूलूंगी? हाँ, मतलब ऐसा एक प्रोग्राम नहीं बोल सकते मैम। एक्चुअली कैसा है, पहली बार आपको स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है तो इट इज अ वाओ फीलिंग। यस यस। फिर आप नेशनल लेवल पे कंडक्ट करते हो प्रोग्राम, जैसे मैं लीडरशिप के प्रोग्राम्स करती हूँ कंडक्ट नालंदा करके। मैं पायलट नहीं, को पायलट फैकल्टी थी उसके लिए, तो दैट वाज अ बिग अचीवमेंट। फिर इंटरनेशनली मैं प्रोग्राम्स लेती हूँ, तो वो भी एक अलग एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। वही मैं पूछने वाली थी नेक्स्ट आपको कि जब इंटरनेशनल लेवल पे आप जाती हैं तो इंडिया में और अब्रॉड, इसमें ऑडियंस में या आपका कंटेंट में क्या डिफरेंस हो जाता है? हाँ, थोड़ा सा मैम ये होता है कि जैसे आप जैसे 6-7 कंट्रीज में मेरे हुए हैं सेशंस, तो हर बार मैं ये कोशिश करती हूँ कि वो कंट्री का कल्चर क्या है मैं पढ़ के जाऊं, थोड़ी लैंग्वेज सीख लूं थोड़ी सी, तो पीपल कनेक्ट। Yes. और फिर थोड़ा सा ना उनका कल्चर जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कोई चीज अमेरिका में बहुत अच्छी लगेगी लोगों को तो वियतनाम में अच्छी नहीं लगेगी, तो वो एक बात होती है। दूसरा, इंग्लिश, द वे वी स्पीक इन इंग्लिश इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द वे दे स्पीक इन इंग्लिश। तो थोड़ा धीरे लेना पड़ता है ताकि वो पॉइंट्स ग्रास्प हो और वो इम्प्लीमेंट करें। और कभी कभी ट्रांसलेटर्स रहते हैं, मतलब कभी कभी तो ऐसा है कि बिल्कुल ही नहीं उनको समझ में आता है, तो ट्रांसलेटर्स भी। और इन इंडिया जो डिलीवर कर रहे हैं नेशनल लेवल पे जी, तो उनका लैंग्वेजेस पे कितना कमांड होना चाहिए? कि मतलब बेसिकली अपन हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, पर क्या बाकी भी लैंग्वेजेस के बारे में सीखना जरूरी है कहीं ना कहीं अगर अपन जा रहे हैं तो? क्योंकि अपने यहाँ भी कल्चरल डिफरेंसेस हैं, लैंग्वेज में डिफरेंसेस हैं, तो क्या अक्वायर करने की कोशिश करना चाहिए अपने कि अपन नेशनली भी कहीं जाए तो बहुत एक्सेप्टेबिलिटी रहे अपनी उसमें? राइट। तो कैसा है मैम, मुझे ऐसा लगता है कि लैंग्वेजेस अगर आपको आती है तो नथिंग लाइक इट, बहुत अच्छा है। लेकिन नहीं आती है तो डोंट वरी, कोई चिंता करने की बात नहीं है। आपको बेसिक हिंदी और इंग्लिश आनी चाहिए, कमांड, हाँ इस पे कमांड रहना चाहिए। या और फिर अगर मतलब जैसे महाराष्ट्र में है मराठी में बोलो तो फिर लोगों को अच्छा लगता है। यस यस। बट बेसिक 2 लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इंग्लिश, और थोड़ा इंग्लिश जो हम बोलते हैं ना, जैसे एक्सेप्टेबल। और एज अ ये प्रोफेशन, इसमें हैप्पीनेस कितना है अपने लाइफ में? इट इज आई मीन बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा, तो आई जस्ट लव माई प्रोफेशन एज एन ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑल्सो एज एन मोटिवेशनल स्पीकर, ज्यादा एज अ मोटिवेशनल स्पीकर ऐसा बोलूंगी। करीब कितनी लाइफ्स होंगी जैसे आपको लगता है कि आप चेंज कर पाई होंगी, मोटिवेट कर पाई होंगी अभी तक? जी, काफी सालों से आपका ये करियर चालू है। जी, अभी ऑलमोस्ट 15 years हो गए हैं, एंड आई हैव ट्रेन्ड अराउंड से 12,000-14,000 पीपल, बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया है मैंने। तो बहुत अच्छा लगता है मैम, बिकॉज कई बार क्या होता है कि पीपल रियली चेंज बिकॉज ऑफ दैट वन वर्ड, एक शब्द आपने बोला या एक सेंटेंस आपने बोला और लोगों के लाइफ में बदलाव आ गया, तो उसके जैसा तो कोई फीलिंग ही नहीं है। मतलब एक एग्जांपल अगर मैं दूं तो मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टूडेंट्स रहते हैं तो इतने मस्ती वाले रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने सुना मुझे। और उसके बाद में कई सालों के बाद एक बंदा आता है सिविल इंजीनियरिंग जिसने किया था, एंड ही सेड कि मैडम आपने बोला था ना कि इफ यू आर फ्रॉम अ स्मॉल टाउन डज नॉट मैटर, स्मॉल टाउन डज नॉट मीन स्मॉल टैलेंट, है ना। आप छोटे गांव से है, आप छोटे शहर से है, तो फिर आपका टैलेंट कम हुआ, आप बड़े नहीं बन सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
तो वो उसने याद रखा और फिर वो इतना अच्छा इंजीनियर बन गया। अभी यहाँ पास में ही उसने एक बिल्डिंग जो खड़ी की है, एंड दैट इज अप्रिशिएटेड बाय ऑल सो मच। तो ही केम टू मी, वो आके उन्होंने बोला कि मैडम एक सेंटेंस आपका, उसने उस चीज का सेटिस्फेक्शन लेवल एक अलग ही रहता है, अलग ही रहता है जी। और ये जो प्रोफेशन है इसमें क्या कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं? डेफिनेटली मैम, प्रॉब्लम्स तो है, मतलब चैलेंजेस बोलेंगे हम, चैलेंजेस तो हर प्रोफेशन में है। एज इट इज अ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, तो हर प्रोफेशन में मेल्स आर ऑलवेज देयर, तो यू हैव टू बी एटलीस्ट 10 times बेटर देन देम इन दैट प्रोफेशन। हाँ, उस लेवल पे आने को भी आपको यू हैव टू बी बेटर देन देम बाय एटलीस्ट 10%। तो एक वो चीज होती है। दूसरा, अवेयरनेस नहीं है लोगों में, है ना, कि मेंटल हेल्थ भी इतनी इंपॉर्टेंट है। तो दे डोंट लाइक टू स्पेंड, भाई आप जैसे मैं प्रोफेशनली कर रही हूँ तो मैं चार्ज करती हूँ, तो दे डोंट लाइक टू स्पेंड ऑन दैट। एटलीस्ट सेंट्रल इंडिया बोल सकती हूँ मैं, क्योंकि गुजरात साइड में है अच्छा अवेयरनेस, साउथ में बहुत अच्छा अवेयरनेस है, लेकिन सेंट्रल इंडिया में थोड़ा प्रॉब्लम है, अवेयरनेस का प्रॉब्लम है। धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन है कि भाई व्हाई शुड वी पे, बिकॉज आप तो बोलना ही है, आपको तो वैसे ही बोल सकते हो, लेकिन बोल रही हूं मैं तो आप चेंज भी तो हो रहे हो, एंड दैट इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ। यस, तो वही फाइनेंस के बारे में भी मुझे पूछना था कि कैसा अब, क्योंकि अपन ने काफी मेहनत की है, स्पेंड भी कर रहे हैं अपन उस पे, और फिर अपन जा रहे हैं कहीं दूसरी जगह, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो किस तरह के रिटर्न्स हैं अपने को, और कैसे और उसको अपन अच्छा कर सकते हैं? यस, अभी रिटर्न्स के बारे में आप बात करोगे तो आई जस्ट शेयर वन इंसिडेंस कि मैंने एक सेशन जो लिया था, पहले एक सेशन जो फर्स्ट इनिशियल सेशंस में से था, तो दैट ऑर्गेनाइजेशन गेव मी 100 रुपीज। तो आई वाज लाइक अरे यार, मतलब जाना आना और मेहनत बहुत है। यस, डेफिनेटली, क्योंकि हम ऑर्डिनरी कुछ नहीं करना चाहते, यू हैव टू डू इट in an excellent and way. that is why you are calling me. Yes, that is why. हाँ, तो इसलिए तो मुझे बुला रहे हो, और इसलिए तो फिर लेकिन धीरे धीरे इसमें बहुत बहुत फर्क पड़ता है कि एक बार आपका नाम हो जाए, आपको लोग बुलाने लगे, तो यू कैन चार्ज लाइक एनीथिंग। मतलब जैसे एक घंटे से 2-3 घंटे तक का 15,000, फुल डे 25-30,000 यू कैन चार्ज एंड यू गेट इट। क्योंकि कॉर्पोरेट्स का भी मैंने देखा कि दे ऑल्सो वांट दैट जो भी उनके एम्प्लॉइज हैं मेंटली भी उनका एक हेल्दी वो रहे, सही, बिकॉज इफ दे आर स्ट्रेस्ड आउट तो उनका वर्क परफॉर्मेंस भी, सो दे शुड बी विलिंग टू पे। यस, कंपनीज जनरली अच्छा पे करते हैं मैम, कॉर्पोरेट कंपनीज दे पे यू वेल। हाँ, और फिर अगर आप तो एकदम मतलब एकदम आपका नाम ही हो जाए तो अलग, then you can charge, yeah, you can yes, charge, but gradually you can increase, जैसे जैसे आपका नाम हो, हाँ, अपने शायद फीस भी आप हाइक कर सकेंगे। yes. तो अभी जैसे 5 years के बाद, अभी तो आपने बहुत सारी चीजें अचीव की हैं, तो और क्या अचीव करना चाहेंगे, या खुद को कहाँ देखते हैं 5 years में? तो 5 years में एक्चुअली मुझे यही लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग वहाँ मैं कहीं कम पड़ रही हूँ, तो आई वुड लाइक टू मेक अ टीम। और अभी जैसे ये होता है कि जहाँ लोग बुलाते हैं वहां जाती हूँ मैं, है ना, मतलब कोई कंपनी बुला रही है, कोई ऑर्गेनाइजेशन बुला रहा है, वहां वैसा मैं केटर करती हूँ उनको। तो अभी मैं चाहती हूँ कि मैं खुद ही तय करूँ कि मुझे ये जगह जाना है और ये प्रोग्राम लेना है, तो वैसा आई विल लाइक टू ग्रो। और ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू बी द मोस्ट रिनाउंड मोटिवेशनल स्पीकर, और लोगों को फायदा हो, दैट इज माई एम। मतलब इम्पैक्टफुल स्पीकिंग तो होना ही चाहिए, लेकिन लोगों को फायदा हो और लाइफ में उनके कुछ अगर ट्रांसफॉर्म हो उनकी लाइफ। यस, दैट इज माई एम। यस, तो जो लेडीज अभी हमें देख रही हैं, जो इंस्पायर हो रही हैं आपसे और चाहती हैं कि नहीं मैं भी ये प्रोफेशन में एंटर हूँ, तो उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? हाँ, एक्चुअली जिन लोगों को ये करियर लेना है या स्टार्ट करना है, तो मैं बोलना चाहूंगी कि सबसे पहले पब्लिक स्पीकिंग आप सीख ले, तो वो एक जरूरी चीज है। दूसरा ये कि जो डिग्रीज आप लेंगे, मतलब जैसे साइकोलॉजी में बोलो या MBA करो, तो ये आपको बहुत फायदेमंद ही रहेगा। और तीसरा ये है कि आप प्रॉपर कोई वर्कशॉप अटेंड कर लो, या लैडर जैसे मैंने JCI का बताया, यू जॉइन JCI और वो कर लो, तो दैट इज वन थिंग।
और दूसरा, जैसे आपको मिलते हैं चांसेस, तो कभी कभी ऐसा होगा कि 2 ही लोग बैठे हैं सेशन में या 5 ही लोग बैठे हैं, तो पीछे नहीं हटना है, आपको 101% देना है। और ऐसा काफी बार होगा कि आपको 2-3 महीने कुछ भी चांस नहीं मिलेगा, कोई कंपनी नहीं बुलाएगी या कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बुलाएगा, तो भी आपको यू हैव टू जस्ट हैव दैट पेशेंस। तो कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस, ये 2 चीजें बहुत जरूरी है ये प्रोफेशन में। और धीरे धीरे ऐसा बोलता है ना कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, तो वो दिन भी आएगा। और मेरा एक प्रश्न था आपसे कि ऑफलाइन तो अब अपन जाते हैं, पर अभी काफी चीजें लोग ऑनलाइन भी सीखना चाहते हैं, तो कुछ आपने स्पेसिफिकली खुद शुरू किया है कि लोग ऑनलाइन आपको देखें, सुने, या कोई कंपनीज या ऐसा भी आपको ऑफर करते हैं कि हमारे जो ऑडियंस है उनसे आप ऑनलाइन कनेक्ट हो सकें? जी, दोनों चीजें हैं। मतलब मेरा एक चैनल है डॉक्टर अनु, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच, तो यूट्यूब चैनल है, इंस्टा पे भी मेरा अकाउंट है, तो आई विल शेयर द डिटेल्स, तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और दूसरा ये है कि कंपनीज भी काफी ऐसा होता है कि भाई हमारे एम्प्लॉयज को आप ऑनलाइन सेशंस ले लो उनके लिए, तो वो भी हम करते हैं। तो ये भी मतलब जो करना चाह रहे हैं, टेकिंग इट एज अ प्रोफेशन, तो ये भी आप ऑनलाइन भी डिलीवर कर सकते हो। और मुझे तो यही लगता है कि मैंने अभी ऑनलाइन ज्यादा लेना चाहिए, ताकि मैं आई कैन रीच आउट टू मैक्सिमम पीपल, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच सके। और ज्यादा से ज्यादा स्पेसिफिक किसी टॉपिक पे अपन अगर कुछ प्रिपेयर करें जी, तो जिनको वो स्पेसिफिक कंटेंट चाहिए, हाँ जी, वो उस तक जाके वो ले सकता है। जी बिल्कुल। तो आज की हमारी जो मुलाकात है, तो जरूर मुझे लगता है कि लेडीज मोटिवेट होंगी इससे, और जिनमें है वो कॉन्फिडेंस कि मैं पब्लिक में जाके बोल सकती हूँ, और जो जिनकी तैयारी है कि मैं मेहनत करूं इस फील्ड में, वो जरूर इनसे जुड़ेंगी। तो इनका नंबर भी हम पिन करेंगे, और आशा है कि बहुत ज्यादा आपको इससे फायदा हो और काफी सारी लेडीज आगे आके इस करियर में ज्वाइन हुए। जी, ऑल द बेस्ट टू ऑल द ऑडियंस।